केमिस्ट्री सीखते हैं। मैं प्रणव गुप्ता ट्यूटर 360 में आपका स्वागत करता हूं। लेक्चर 12 पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 16 पढ़ रहे हैं। अच्छा, ऑक्सीजन का ये एनोमलस बिहेवियर जो मैं पढ़ाने वाला हूं, वैसे तो हम पिछले लेक्चर्स में बीच-बीच में जान ही रहे हैं, बट इसको अलग से समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या-क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्योंकि हम चीजें तभी नहीं सीख पाते हैं क्योंकि हम एक साथ उनको पढ़ते रहते हैं और अलग-अलग जान ही नहीं पाते हैं। तो क्या है एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन? अच्छा, उससे भी पहले ये चीज जानिए ना कि ये क्यों हो रहा है, और इस बात को भी आप अच्छे से समझते हैं। ऑक्सीजन जो है, अच्छा क्या क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम, लिवर्मोरियम हम नहीं पढ़ते हैं, वो स्नैपचैट से तेरी फोटो ले गया। हां, तो पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ये जो ऑक्सीजन है, ये क्यों है एनोमलस प्रॉपर्टी शो कर रहा है? तो सबसे पहला जो रीजन है इसका, वो है हमारे पास मोल साइज ऑक्सीजन जो है वो सबसे छोटा है इसके अंदर। दूसरा जो है वो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और पीरियोडिक टेबल में तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा जो पॉइंट है, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है, सो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। तो इस बात को भी आप अच्छे से समझ रहे हो। अच्छा, ये तो मेन रीजंस है जिसकी वजह से एनोमलस प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्या क्या कर रहा है एनोमलस प्रॉपर्टी शो, वो भी देख लेते हैं एक दफा। तो सबसे पहली जो हमारे पास है फिजिकल स्टेट, ये दिखता कैसा है? और देखो मैंने यहाँ पर डाई ऑक्सीजन लिखा है ना, और ऑक्सीजन की एनोमलस प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो पक्का कुछ मेरे दोस्त उनके माइंड में कंफ्यूजन है कि ऑक्सीजन और डाई ऑक्सीजन में क्या फर्क है। तो ध्यान रखो, जब भी ऑक्सीजन की बात की जाती है तो एटॉमिक ऑक्सीजन की बात की जाती है, O की बात की जाती है। डाई ऑक्सीजन की जब बात कर रहे हैं तो O2 की बात कर रहे होते हैं, मतलब O जो है, O के साथ हमें दो ऑक्सीजन, डाई मतलब 2, तो डाई ऑक्सीजन के अंदर हम O2 के बारे में जान रहे होते हैं। तो क्या क्या पॉइंट है? फिजिकल स्टेट, ऑक्सीजन जो है हमारे पास, हम जानते हैं कि गैस में मिलता है, हमारे पास गैस है। सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम में सारे के सारे सॉलिड मिलते हैं। और ये मिलते कब है सारे के सारे? सिर्फ और सिर्फ रूम टेम्परेचर पे। हम रूम टेम्परेचर पे बात करेंगे। रूम टेम्परेचर मतलब कि 298 केल्विन। तो देखो, गैस, सॉलिड, तो मतलब ये अलग है बाकी सारे के सारे एलिमेंट से, तो ये एनोमलस प्रॉपर्टी के अंदर शो हो रहा होगा। दूसरा अगर मैं पॉइंट बात करूं तो मैं कर लेता हूं, कोवैलेंसी की बात कर लेते हैं। कोवैलेंसी बोल लूं या फिर मैं बोल दूं सेल्फ लिंकेज, सेल्फ लिंकेज की भी बात बोल सकता हूं मैं। तो क्या है कोवैलेंसी और सेल्फ लिंकेज? तो अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन हमने पढ़ा है कि O2 और O3 इसमें ही मिलता है, पर ये सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, ये सारे के सारे पकड़ स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, वो भी 8 रिंग के साथ, मतलब S8 TE8, है ना। कैसा स्ट्रक्चर था ये? हमने देखा भी है, पढ़ा भी है, कुछ इस टाइप का क्राउन शेप स्ट्रक्चर था, क्राउन शेप स्ट्रक्चर था ये, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे सारे के सारे जगह सल्फर होने वाला है, सिंगल बॉन्ड है ना। इसको भी उठाएंगे अभी पॉइंट को। तो कोवैलेंसी के अंदर हमने देखा कि ये 2 या 3 के साथ जुड़ सकता है, बट बाकी सारे के सारे एलिमेंट 8 और एलिमेंट के साथ जुड़ सकते हैं। तो कोवैलेंसी का भी एक बहुत अच्छा पॉइंट डिस्कस होने वाला है डिफर प्रॉपर्टीज के अंदर। तीसरी अगर मैं बात करूं तो मैं कर सकता हूं मेटेलिक कैरेक्टर की, मेटेलिक कैरेक्टर या फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की भी एक ही बात है। मेटेलिक कैरेक्टर बोलूं या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोलूं, मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन को देना, और नॉन मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन को लेना। ऑक्सीजन जो है इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ये ऑटोमेटिकली लेने ही वाला है इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या होगा? नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल। सल्फर भी नॉन मेटल है, ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा डिफर करेगा, सल्फर भी नॉन मेटल है, पर थोड़ा सा कम है। क्यों कम है? क्योंकि थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कम इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा, कम इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो थोड़ा सा कम नॉन मेटल होगा। सेलेनियम और टेलेरियम तो हमारे पास मेटलॉइड्स ही थे, वो मेटल कैरेक्टर भी शो कर रहे थे और नॉन मेटल कैरेक्टर भी शो कर रहे थे। और आपने देखा था पोलोनियम जो था वो +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर था। दैट मींस व्हाट कि हमारे पास ये मेटल्स, मेटेलिक कैरेक्टर होगा या फिर मेटल होगा, है ना। जब हमने बात की थी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर डाउन द ग्रुप जाते हुए मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, तो वहां पर भी यही बोलते थे इंक्रीज हो रहा होता है, तो यहां भी इंक्रीज हो रहा है, कोई भी चीजें डिफर नहीं करेंगी। तो मेटेलिक कैरेक्टर के अंदर भी हमने देखा कि ऑक्सीजन अकेला है तो बहुत स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है। चौथी अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट, वो तो रह ही गया मेन पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो हमने देखा था ऑक्सीजन जो है वो O2 नेगेटिव के अंदर, O2 नेगेटिव भी छोड़ो, -2 के अंदर मिल रहा था, -1 के अंदर मिल रहा था, +1 और +2 जो है वो थे तो सही, बट सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंपाउंड में मिल रहे थे। दैट इज +1 के अंदर अगर मैं देखूं तो O2F2 मिल रहा था, +2 के अंदर अगर मैं देखूं तो OF2 मिल रहा था, सिर्फ 2 ही। और उसका भी रीजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन का स्मॉल साइज है, ऑक्सीजन की एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल नहीं है, बट उसका रीजन फ्लोरीन का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना है, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा ताकतवर है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को भले ही लेना चाहता है,
बट उसके साथ में एक ऐसा एलिमेंट जुड़ चुका है जो उससे ज्यादा ताकतवर है, उससे ज्यादा ताकतवर है तो इलेक्ट्रॉन को इजीली वो ऑक्सीजन से खींच लेगा। अगर वो ऑक्सीजन ज्यादा खींच रहा है तो हमारा +1 +2 में शो हो रही है। लेकिन अच्छा ये भी -2 में शो हो रहा था, बट ये जितने एलिमेंट्स थे ये सिर्फ और सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे, +2 +4 +6। ये भी मोस्टली +2 +4 और +6 में रहना पसंद कर रहा था, जिसके अंदर +6 के अंदर ज्यादा रहना पसंद कर रहा था। तो हमारे पास माइनस ऑक्सीडेशन जो स्टेट थी वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के अंदर ज्यादा स्टेबल थी, इनके अंदर जो थी कम स्टेबल थी। या फिर मैं ऐसा ही बोल सकता हूं माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाते जाते उसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं तेज तेज बोलता रहता हूं, आप वीडियो को स्लो करके क्योंकि पढ़ सकते हैं, कम टाइम में हम ज्यादा चीजें सीखते हैं, सीधी सी बात। फिफ्थ पॉइंट जो है, अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ मल्टीपल बॉन्डिंग की बात कर सकता हूं। मल्टीपल बॉन्डिंग तो दोस्तों आपने देखा भी पहले कि ऑक्सीजन तो O2 और O3 में मिल रहा है सर, या फिर मैं बोल दूं कि कई जगह वो सिंगल बॉन्ड में मिलेगा, कई जगह वो डबल बॉन्ड में मिल सकता है, कई जगह वो ट्रिपल बॉन्ड में मिल सकता है। बट ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स बाकी बचे वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड में मिल रहे हैं, पॉकेट स्ट्रक्चर में मिल रहे हैं, ज्यादा स्टेबल उसका सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो हमारे पास मल्टीपल बॉन्डिंग सिर्फ ये शो कर रहा होगा। एक और पॉइंट को अगर मैं जोड़ने की कोशिश करूं तो मैं ये बोल सकता हूं ये सिर्फ p पाई बॉन्ड दे रहा होगा, p पाई मल्टीपल बॉन्ड। बट ये जितने भी थे इनके पास d ऑर्बिटल थी, एम्प्टी थी, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के दूर लेके जाया जा सकता था, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते थे, इसलिए ये p पाई d पाई बॉन्ड बना रहे होंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा एनोमलस प्रॉपर्टी का रीजन होने वाला है मल्टीपल बॉन्डिंग के साथ साथ। सिक्स्थ अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ अगर मैं बात करूं तो मैं देख सकता हूं मल्टीपल बॉन्डिंग के बाद क्या देख सकता हूं, हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन के साथ। हाइड्राइड ऑफ रिएक्टिविटी के अंदर अलग अलग चीजें हमने पढ़ी हैं, तो मतलब ये H2 बना रहा होगा, H2E स्ट्रक्चर जो है वो सारे के सारे कंपाउंड बना रहे थे, H2O बना रहा होगा, ये H2S, H2SE, H2TE। तो देखो ना, आप ऑटोमेटिकली जानते हो वाटर जो है वो लिक्विड मिलता है, बट ये जितनी भी चीजें हैं वो गैस मिलती हैं। तो नेचर में बहुत, फिजिकल स्टेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनके, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन सिर्फ लिक्विड है, बाकी सारी की सारी गैस है। तो एनोमलस प्रॉपर्टी के अंदर ये डिफरेंस आने वाला है, नो डाउट। तो सेवंथ जो पॉइंट है वो हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, द मेन रीजन जो बहुत अच्छा पॉइंट है दैट इज नेचर ऑफ बॉन्ड। तो देखो नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करूं तो ये O2 नेगेटिव में बहुत ज्यादा मिल रहा था, ये भी मिल सकता है H2 नेगेटिव में, ऐसा नहीं है, मिलता है, लेकिन ये O2 नेगेटिव में बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो ये मोस्टली आयनिक बॉन्ड बनाएगा, कंप्लीट डोनेशन वाले, है ना, कंप्लीट डोनेशन वाले डायरेक्शनल बॉन्ड बनाएगा आयनिक बॉन्ड। बट ये जितने भी थे हमारे पास बाकी के एलिमेंट वो सिर्फ और सिर्फ मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कुछ होंगे जो आयनिक बॉन्ड बना रहे होंगे, बट मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। तो एनोमलस प्रॉपर्टी के अंदर सबसे मेजर पॉइंट ये भी है। लास्ट या फिर मैं एक और प्रॉपर्टी की बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं मैग्नेटिक बिहेवियर एंड मैग्नेटिक नेचर। O2 के अंदर तो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, दैट मींस हमारे पास जो O2 होने वाला है वो क्या होने वाला है, पैरामैग्नेटिक। जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक O2 के अंदर पाए जाते हैं। हम ड्रॉ करके देख सकते हैं ये सारे के सारे कैसे होने वाले हैं, डायमैग्नेटिक होने वाले हैं। तो हमारे पास हमने देखा कि 8 प्रॉपर्टीज ऐसी थी, और भी प्रॉपर्टीज है जो छोटी मोटी, इंपॉर्टेंट ये हैं सबसे ज्यादा, इन्हीं से ही सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो ऑक्सीजन जो है अपनी ही फैमिली के बाकी एलिमेंट्स के साथ डिफर कर रहा है, इसलिए हम एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन स्टडी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमने बहुत अच्छे से भली भांति समझ ली है कि ऑक्सीजन जो है वो अलग क्यों है अपने ही फैमिली के मेंबर्स से, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्यों है, ये सब हम इजीली समझ चुके हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी था। आगे बात करते हैं इस डाइऑक्सीजन की। डाइऑक्सीजन मतलब O2। इस लेक्चर के अंदर या इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जान रहे होंगे कि इस O2 की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, या फिर मैन्युफैक्चराइजेशन कैसे होती है, फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। O2 की प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं, प्रिपरेशन बहुत सारे मेथड्स हैं ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के लिए। पहला जो मेथड है अगर मैं बात करूं, अभी मैं केमिकल मेथड्स की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहला जो मेथड है वो डिकम्पोजिशन का है। डिकम्पोजिशन किसकी कर रहा हूं,
मैं उसकी डीकंपोजिशन करवाऊंगा जिसके अंदर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन भी नहीं, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है। सो डीकंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीजन रिच कंपाउंड। तो कौन कौन से हैं ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स? KMnO4 है जी, KClO3 है जी, KNO3 है जी, और क्या लो, BaO2 ले सकता हूं। इन सभी की थर्मल डीकंपोजिशन करवानी है, मतलब हीट करना है। हीट करने के बाद हमें ऑक्सीजन तो मिलने ही वाली है, क्योंकि हम ऑक्सीजन बना रहे हैं, ये बात तो आप अच्छे से समझ चुके हो। बाकी बचा क्या? O2 निकल गया, बचा क्या? K2MnO4। यहां पे क्या बचेगा? KCl बचेगा। यहां पे क्या बचेगा? KNO2 बचेगा। यहां पे क्या बचने वाला है? BaO बचने वाला है। तो चीजें बहुत सिंपल। अच्छा देखो, मैंने अभी बैलेंस नहीं किया, मैंने पहले भी ये बात बोली है कि अगर बैलेंसिंग से आप चीजों को समझना चाहोगे तो आप लिटरली कंफ्यूज हो जाओगे, आप इन चीजों को रटने की कोशिश करोगे। तो पहले सीखो रिएक्शंस कैसे लिखते हैं, उसके बाद बैलेंसिंग बड़ी इजी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे K2 है तो मैंने 2 कर दिया, यहाँ पे 2 और 4 8 हो गए तो यहाँ पे 4 कर दिया, होगी बैलेंस। बैलेंस के अलावा कोई काम नहीं है इसका, है ना। KClO3 इस टाइप से आप बैलेंसिंग कर सकते हो। हमने इजीली दूसरे तरीकों से भी बैलेंसिंग को सीखा है। तो थर्मल डीकंपोजिशन के अंदर हम बहुत अच्छी सी चीजें कर रहे हैं, और बैलेंसिंग जो है वो पेपर में नहीं आती है, आपको जस्ट कंप्लीशन आती है, बैलेंसिंग बहुत अच्छे से वहां पे कर लेते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी अगर मैं बात करूं डीकंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड की बात करें, सोडियम पेरोक्साइड बहुत अच्छा कंपाउंड है जिससे हम ऑक्सीजन क्रिएट कर सकते हैं, और एक नहीं 2 मेथड से। पहला अगर मैं बात करूं कि Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड की, अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन कर दूं, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विद दिस सोडियम पेरोक्साइड, तो मुझे क्या मिल रहा होगा? मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा होगा, साथ में जो मुझे चाहिए दैट इज ऑक्सीजन मिल रहा होगा। एक रिएक्शन है, पेपर वाला जो है बड़ी प्यारी है उसकी ये रिएक्शन, एक फिल इन द ब्लैंक्स में पक्का दे देता है, या फिर नीट जेईई के एग्जाम में कोई ना कोई इससे क्वेश्चन पक्का डालता है। वो क्या है कि अगर मैं इस Na2O2 को एसिड की प्रेजेंस में एक और ऑक्सीजन रिच रिएजेंट की प्रेजेंस में अगर डाल दूं तो क्या रिएक्शन होगी? अच्छा होगा थर्मल डीकंपोजिशन ही। तो क्या होने वाला है? मतलब ऑक्सीजन तो मिल रही होगी, ऑक्सीजन के साथ साथ क्या मिल रहा होगा? सोडियम सल्फेट मिल रहा होगा Na2SO4, पोटेशियम सल्फेट मिल रहा होगा K2SO4, मैंगनीज सल्फेट मिल रहा होगा MnSO4, और लास्ट में वाटर रह जाएगा। सो बेसिक्स जो हमारे कंपाउंड्स होंगे वो ये मिल रहे होंगे, और ऑक्सीजन हमें चाहिए तो ऑक्सीजन को हम बाहर निकाल के अपने पास रख लेंगे। तो हमने एक और मेथड देख लिया, दैट इज व्हाट Na2O2 से कैसी हमें रिएक्शन मिलती है, ऑक्सीजन को कैसे प्रिपेयर करवाया जाता है। तीसरा हम देख लेते हैं। अच्छा देखो, ये जितने भी हमने भी 2 मेथड देखे हैं या इनके टाइप्स भी देखे हैं, तो ये कहीं ना कहीं केमिकल लैबोरेटरी के अंदर होने वाले हैं। अलग अलग रिएजेंट चाहिए तो थोड़ा पैसा लगने वाला है, थोड़ा टाइम लगने वाला है। बट कुछ ऐसे भी मेथड हमें समझने होंगे जिसके अंदर हम सिर्फ इतनी सी बात जाने कि बहुत सिंपल होगा ऑक्सीजन को, लाइक लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। एयर हमारे आसपास है, लिक्विफिकेशन करवाना है, लिक्विफिकेशन। और लिक्विफिकेशन कैसे होता है? आप जानते हो, डिस्टिलेशन से होता है। मैं नाम दे देता हूं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब क्या कि हम जो है इस एयर को डिस्टिल कराएंगे। डिस्टिल का मतलब क्या है कि वो इवेपोरेट हो जाएगा हमारे पास एक कंपाउंड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। कुछ वाटर वेपर होंगे वो भी इवेपोरेट हो जाएंगे, बचेगा क्या? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ही हमें चाहिए, तो बड़ा इकोनॉमिकल और चीप प्रोसेस, सस्ता प्रोसेस हो गया हमारे पास ऑक्सीजन को फाइंड आउट करने के लिए। तो एक पॉइंट हमें ये भी समझना होगा। दूसरी अगर मैं इसी में लिक्विफिकेशन के अंदर ही बात कर लूं दूसरे पॉइंट की, पहला ये पढ़ा, दूसरा ये पढ़ा था, वाटर भी हमारे पास बहुत ज्यादा है। वाटर H2O लिक्विड के अंदर मिलता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस एक बहुत अच्छा मीडियम है, या फिर कई जगह इलेक्ट्रिक आर्क भी यहाँ पे लिखा होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब हमें बिजली देनी होती है, इलेक्ट्रिक आर्क देनी होती है, कैथोड एनोड बनाना होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर वहां पर H2O लिक्विड के अंदर H2O2 में कैसे ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होती है हमने वहां पे देखा भी है, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियोस जाके चेक करोगे। तो H2O लिक्विड जब होगा, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिक आर्क दे देंगे तो वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ जाएंगे, जो कि गैसेस होंगी। तो हमने डाइऑक्सीजन की प्रिपरेशन मैन्युफैक्चर जरूर देख लिया है। अब अच्छा ये जरूर ध्यान रखिए कि आप शॉर्ट्स जरूर देखें, वहां पर क्लास क्लस्टरिंग का बहुत ज्यादा बेसिक्स है, जिससे आपको बॉन्ड्स फॉर्मेशन, ये बॉन्ड्स कैसे बने या फिर इनका नेचर कैसे होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी,
ये सब चीजें आप वहां पे सीख रहे होंगे, जिससे कलेक्टिवली केमिस्ट्री आ जाएगी और आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आएगी। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और केमिस्ट्री सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शॉर्ट्स जरूर देखें। इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप वहां पर फॉलो कीजिए, i360 ट्यूटर का है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उसको फॉलो करें। वहां पर भी रील्स और इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वहां पर मैं डालता रहता हूं। थैंक यू सो मच।